हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट रहेगा साइंस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन जो है हिंदी मीडियम में करने वाले हैं और अगली वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस करेंगे। और ये जो कंपार्टमेंट का पेपर है बच्चे, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और यहाँ से आपको क्लियर होगा कि कंपार्टमेंट का पेपर किस तरह से आता है, कैसा उसका लेवल रहता है। ठीक है, तो पेपर तो आपका ईजी ही आएगा क्योंकि एक तो कंपार्टमेंट है बच्चों का और फिर साइंस मैथ्स में कंपार्टमेंट ज़्यादा देखने को भी मिलते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली पेपर आपका काफ़ी इजी रहने वाला है। अब की बार जो पेपर आया था एनुअल, वो भी बहुत इजी था। ठीक है, तो कंपार्टमेंट का पेपर भी इजी ही रहने वाला है। तो लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं कंपार्टमेंट के पेपर में जो पिछली बार आए थे, उस सारे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और आप इसको अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। और पास होने के लिए आपको चाहिए 80 में से 27 नंबर, इतने तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कंपार्टमेंट के पेपर में कोई भी ग्रेस मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। ध्यान करिएगा, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। 80 में से 27 नंबर आपको लेने ही लेने होते हैं पास होने के लिए, तो ये मैंडेटरी है। तो अच्छे से जो है क्वेश्चंस को कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, वही पैटर्न रहने वाला है जो आपका एनुअल एग्जाम का था, कोई अलग से नहीं है। सिलेबस वही सेम, बिल्कुल पूरी बुक आपकी जो एनसीईआरटी की है वो आने वाली है। तो टाइम अलाउड है 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। तो यहाँ से सामान्य निर्देश दिए गए हैं, वही पैटर्न है। 1 से 20 तक एमसीक्यूज रहेंगे, 21 से 26 तक 2 अंक के प्रश्न, 27 से 33 जो है 3 अंक वाले होंगे, 34 से 36 5 अंक वाले, और उसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके 37 से 39 तक। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड का दिया गया है 25 डिग्री और 373 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। तो देखिए, जब सेल्सियस को केल्विन में करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐड कर देंगे 273 हम ऐड कर देंगे। अगर डिग्री सेल्सियस से हमें किस पे जाना है, केल्विन पे जाना है। क्लियर? और अगर हमें जाना होता है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करते हैं बच्चे, 273.15 वैसे एग्जैक्ट 0.15 होता है, वो हम माइनस कर देते हैं। सो इसमें जो सही आपका आंसर रहेगा, आपका आंसर जो है यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन धातु युग्म है। सो इसमें कौन सा धातु युग्म जो है रहेगा, वो रहेगा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम जो है इसमें धातु युग्म रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र द्वारा दर्शाई गई कोशिका विभाजन प्रक्रिया का क्या नाम है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंदर इस तरह का डिवीजन हो रहा है, ये है मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विलयन माध्यम में कोशिका को रख देने पर वह आकार में बढ़ जाएगी। तो इसमें एक आंसर आएगा अल्प परासरण दाबी विलयन में जब हम रखते हैं तो वह आकार में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फूल जाती है। नंबर 4 है, नीचे दिए गए कोशिका चित्र में किस प्रकार के जीवों से संबंधित है। तो ये किस प्रकार के जीवों से संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी पादप कोशिका है, तो ये पौधों से संबंधित हो जाएगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से 2 बहुकोशिकीय जीव हैं। तो पादप और जंतु जो है 2 क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिया गया दूरी समय ग्राफ किस प्रकार की गति को दर्शाता है। तो ये कैसी गति है, ये असमान गति है। क्लियर? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका दूरी समय ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए, इस तरह से जब कोई वस्तु एक ही समान गति में है तो उसका दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा में होता है। नेक्स्ट देखिए, किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसके औसत गति के बराबर होता है। तो जब तय की गई दूरी कुल जो है विस्थापन के बराबर होती है तो औसत वेग का परिमाण उसकी औसत गति के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए चित्र में कौन सा सरल पादप उत्तक दिखाया गया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो है आप देखिए, यहाँ पर भित्ति की मोटाई और इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये कॉलन कायमा है। क्लियर? इसके बीच में तो इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो पैरेन्काइमा से कम होता है, तो इसमें क्या है, कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। फुटबॉल खेल में गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, वह गोलकीपर को सक्षम बनाता है। तो पीछे की तरफ क्यों खींचता है, ताकि जो संवेग परिवर्तन की दर है वो कम हो जाए और उसको चोट कम लगेगी, संवेग परिवर्तन की दर कम करने में।
नेक्स्ट है चलती ट्रेन में यदि एक यात्री सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिर जाता है, इसका मतलब है कि ट्रेन किस में है, तो ट्रेन जो है वो चल रही है, यानी ट्रेन एक्सेलरेटेड है, त्वरित है, इसीलिए सिक्का जो है वो पीछे गिर जाता है। नेक्स्ट देखिए, शहद की कीमत अथवा गुणवत्ता किसके ऊपर निर्भर करती है, तो मधुमक्खियों का जो चरगाह है जहाँ से मधुमक्खियाँ रस लेकर शहद बनाती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है मधुमक्खी जो हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं, उसकी कीमत और गुणवत्ता। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसे क्वेश्चन नंबर 12 है कि किए गए कार्य को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस जो है ये किए गए कार्य को ज्ञात करने का सूत्र रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर आता है, जिसमें पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है, वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो परासरण कहलाता है। क्लियर है, क्या कहलाएगा, परासरण। नेक्स्ट है किस उत्तक की कोशिकाएं बहुनाभीय होती हैं, तो जिसमें बहुत सारे नाभि यानी केंद्रक होते हैं, वो क्या होती है, रेखित पेशी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहाँ होता है, तो कोशिका झिल्ली के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण अंतद्रव्य जालिका में होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार का एपिथेलियम ऊतक है, तो ये जो है जो चित्र दिया गया है ये स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक है। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से कौन सा एक पादप ऊतक नहीं है, तो देखिए विभजो ऊतक पादप ऊतक है, फ्लोएम है, जाइलम है, लेकिन जो तंत्रिका ऊतक है वो एक पादप ऊतक नहीं है, वो एक जंतु ऊतक है। नेक्स्ट देखेंगे 17 से 20 तक अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। इन प्रश्नों के लिए 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, एक अभिकथन रहेगा और एक कारण। इन प्रश्नों के सही उत्तर को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, तो ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, सही स्पष्टीकरण है तो ए हो जाएगा, दोनों सत्य हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है तो बी, और ये इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अभिकथन है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, बिल्कुल ठीक बात है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो हमेशा ही प्रोटॉन संख्या के बराबर होती है, लेकिन परमाणु उदासीन होना चाहिए। अगर परमाणु उदासीन नहीं होगा, उसके ऊपर धनात्मक ऋणात्मक चार्ज होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है, ठीक है। कारण क्या है कि परमाणु सदैव प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, लेकिन ये कारण नहीं है, लेकिन बात ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर ये इसको एक्सप्लेन कर रहा होता, कारण बता रहा होता, तो इसका आंसर ए होता। नेक्स्ट है अभिकथन है ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति अधिकतम होती है यद्यपि उनका घनत्व अधिक होता है, तो ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति जो है क्या होती है, अधिक होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनका घनत्व ज़्यादा होता है, उनके जो कण हैं वो पास पास होते हैं। कारण रहेगा माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हमारे पास बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है अभिकथन जब बल किसी पिंड की गति को धीमा कर देता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कारण दिया गया है किया गया कार्य लगाए गए बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों ही बातें ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों ठीक भी हैं और ये इसके कारण को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए खंड ख दिया गया है निम्नलिखित चित्र के लिए CDEF जो है की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमसे जो है CDEF पूछा गया है, तो हमारे पास यहाँ पे सी क्या है, गैस से द्रव में आ रहा है। गैस से द्रव में आना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। साथ में ही आंसर दिया गया है, क्लियर। तो यहाँ से आप कर सकते हो सी जो है संघनन, यानी गैस से द्रव में आना क्या कहलाता है, संघनन। डी की अगर हम बात करें तो द्रव से ठोस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ठोसकरण बोलेंगे उसको हम। और अगर हम ई की बात करें तो देखिए ई से जो है सीधा किस में परिवर्तित हो रहा है, गैस में, क्लियर है। यानी ठोस जो है वो सीधा गैस में परिवर्तित हो रहा है, और ठोस जब गैस में परिवर्तित होता है तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और एफ क्या हो रहा है, गैस से सीधा ठोस में हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20
1 के और में दिया गया है अथवा में। पुष्टि करने के लिए कारण दीजिए कि कमरे के तापमान पर पानी जो है वो तरल है, क्यों? तो देखिए, कमरे के तापमान पर पानी तरल क्यों होता है? क्योंकि पानी की एक निश्चित मात्रा होती है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता। पानी जो है वो क्या करता है? स्वतंत्र रूप से बहता है। ठीक है, पानी स्वतंत्र रूप से बहता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे की वस्तुएं कमरे के तापमान पर ठोस हैं। तो लोहे की वस्तुएं कमरे के तापमान पर ठोस क्यों होती हैं? क्योंकि लोहे की अलमारी का एक निश्चित आकार और आयतन होता है। लोहे की अलमारी के कण जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं बहते और एक निश्चित स्थिति में रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है? उबलते हुए जल में या भाप में, और क्यों? तो जो जलने की तीव्रता होती है वो उबलते हुए जल या भाप में से जो भाप होती है वो उसमें अधिक होती है। तो भाप अधिक गंभीर जलन उत्पन्न करती है। भाप की में जो जो लेटेंट हीट होती है यानी गुप्त वाष्पन ऊष्मा होती है, उसके कारण भाप अधिक गंभीर जलन उत्पन्न करती है। यानी जो भाप बनती है पानी से तो वो कुछ एनर्जी लेगी तभी तो भाप बन रही है, यानी उसमें एनर्जी ज़्यादा हुई पानी के कंपैरिजन में। एक तो पानी उबल रहा है उसमें ऊर्जा है, एक और ज़्यादा ऊर्जा लेके पानी भाप में बदल गया, तो किस में ज़्यादा ऊर्जा हुई? भाप के अंदर ऊर्जा हुई। क्लियर है? तो उस जो भाप के अंदर ऊर्जा है उसको बोलते हैं गुप्त वाष्पन ऊष्मा, जिसकी वजह से द्रव के कणों का जो आपस में आकर्षण बल है वो टूटता है, उसी को हम गुप्त वाष्पन ऊष्मा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित के लिए कोशिका अंग का नाम बताना है। केवल पादप कोशिका में मौजूद कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। बी दिया गया है, यह लिपिड संश्लेषण का स्थान है और दवाओं के निराविषीकरण करने में भूमिका निभाता है। तो ये कौन सा है? लिपिड संश्लेषण। लिपिड किससे बनती है? चिकनी अंतद्रव्य जालिका से। ठीक है, चिकनी अंतद्रव्य जालिका। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रॉलर तथा अंडा देने वाली लेयर में क्या अंतर है? तो ब्रॉलर और लेयर में क्या अंतर रहेगा? तो ब्रॉलर देखिए क्या होती हैं, मांस प्राप्त करने के लिए जो पाले जाने वाले मुर्गे होते हैं उनको बॉयलर कहते हैं। ठीक है, ब्रॉलर बोलते हैं। और अंडे प्राप्त करने के लिए पाले जाने वाले मुर्गे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? लेयर। यानी जिनसे अंडे मिलेंगे उनको लेयर कहेंगे, जिनसे मीट मिलेगा उनको बॉयलर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, उन अजैविक कारकों की सूचीबद्ध कीजिए जो फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो अजैविक कारक बताने हैं। अगर जैविक कारक पूछे जाए तो चूहे हैं, कीट हैं, ये सब जो है जैविक कारक में आ जाएंगे। लेकिन अगर अजैविक कारक पूछे जाए तो नमी है, ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो सूखा हो गया, लवणता हो गई, जल भराव, गर्मी, ठंड, पाला, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब अजैविक कारक हो जाएंगे जिससे कि जो फसल है उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक दूध वाला शहर में दूध बेचता था और ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए हमेशा अपने साथ एक लैक्टोमीटर रखता था। लैक्टोमीटर किसे कहते हैं? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर जो है वो दूध की प्योरिटी को बताता है, उसकी शुद्धता को बताता है। तो लैक्टोमीटर एक उपकरण है जो दूध को की शुद्धता को मापता है। लैक्टोमीटर का सिद्धांत जो है वो किसके ऊपर है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसका फॉर्मूला क्या होता है? HBr। अब H क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है और Br क्या है? यहाँ पे ब्रोमीन है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 जो है पोटेशियम सल्फेट होता है। इसके अंदर क्या क्या उपस्थित तत्व हैं? एक तो इसके अंदर K क्या होता है? पोटेशियम, S क्या होता है? सल्फर, और O क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन, साथ में फॉर्मूला भी लिख लेंगे। ठीक है, साथ में जो है आप फॉर्मूला लिख लीजिए HBr। और पोटेशियम सल्फेट क्या होता है बेटा? याद कीजिए फॉर्मूला K2SO4। तो इसमें क्या है? देखिए, ये पोटेशियम हो गया, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, खंड ग, हमारे शरीर की गति के लिए जिम्मेदार दो ऊतकों के नाम लिखिए। तो हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार दो ऊतक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले एक तो ऊतक कौन सा है? एक तो पेशीय ऊतक है और एक तंत्रिका ऊतक है। पेशीय ऊतक से जैसे हमारी मसल्स जो हैं उनसे हम चल पाते हैं। सोचिए, क्या हमारा शरीर में मसल्स ना हो, कंकाल कंकाल हो, तो क्या हम चल पाएंगे?
है ना। और तंत्रिका ऊतक क्या है, हमारी बॉडी की जो पोस्चर है जो उसको बैलेंस करता है। अगर हमारा माइंड पे कंट्रोल नहीं होता, मतलब कहने का क्या है कि अगर हमारा तंत्रिका ऊतक सही से काम नहीं कर रहा होता है तो हम अपनी बॉडी से कंट्रोल खो देते हैं, उसकी वजह से भी हम चल नहीं पाएंगे। तो तंत्रिका ऊतक भी हमें चलने में सहायता करता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस ऊतक के बने होते हैं, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में मेनली कौन सा ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ऐसी 3 गतिविधियों के उदाहरण दीजिए जिनमें गति के द्वितीय नियम द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो 3 गतिविधियां बतानी है और गति का द्वितीय नियम स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए, एक फील्डर जो है कैच पकड़ते समय गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे खींचता है ताकि संवेग कम हो जाए और हाथों पर दर्द कम हो, चोट ना लगे। तेज चलती क्रिकेट गेंद दर्शक को चोट पहुंचा सकती है जबकि टेबल टेनिस की नहीं, ठीक है। गोली तभी नुकसान करती है जब इसे बंदूक से दागा जाए, मतलब कि गोली जो है वो इतनी स्पीड से आती है, वेलोसिटी उसकी, गति उसकी बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो नुकसान करती है। अगर हाथ से फेंकी जाएगी तो कोई नुकसान इतना नहीं करेगी। ऊंची कूद के खिलाड़ी गद्दे पर गिरते हैं, तो ये सभी किसके हैं, ये जो है दूसरे नियम के उदाहरण हैं। उर्वरक की तुलना में खाद के उपयोग के कोई 3 लाभ बताइए। तो खाद और उर्वरक में जो है आपको बताना है कि उर्वरक जो है वो खाद से बेटर नहीं है, खाद बेटर क्यों है। तो इसमें आप लिख देंगे कि जो उर्वरक है, देखिए खाद मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करती है। दूसरा, यह मिट्टी में जैव पदार्थ यानी ह्यूमस की मात्रा बढ़ाकर रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता और चिकनी मिट्टी में जल निकासी क्षमता को भी पुनर्स्थापित करती है। खाद डालने से मिट्टी का कटाव जो है वो क्या होता है, कम होता है। यह मिट्टी के जीवों जैसे मित्र जीवाणुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराती है। तो इसमें से कोई भी 3 पॉइंट आपको जो इजी लगे वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, आप फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे। कोई 2 तरीके आपको इसमें सुझाने हैं, ठीक है। और किसी खरपतवार का उदाहरण भी आपको देना है। तो खेत में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे, तो खरपतवार नाशक या हर्बिसाइड्स का उपयोग करके, ठीक है, या हाथों से या यांत्रिक उपकरणों की सहायता से हटाकर भी उनका विनाश किया जा सकता है। दूसरा, 2 खरपतवार का उदाहरण देना है। तो पार्थेनियम और जेंथियम जो है 2 खरपतवार के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपरमाणु कण किन्हें कहते हैं, इनके परमाणु में स्थिति और आवेश भी बताइए। तो अपरमाणु कण किन्हें कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन तीनों को ही हम क्या कहते हैं, अपरमाणु कण कहते हैं, जो परमाणु का निर्माण करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और क्रमशः धनात्मक व उदासीन आवेश रखते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, प्लस का। न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो नाभिक के चारों ओर जो है क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और अलग अलग ऊर्जा स्तरों में स्थित होते हैं। और इनके ऊपर आवेश कौन सा होता है, इनके ऊपर नेगेटिव ये जो है आवेश रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन और क्लोरीन की संयोजकता आपको बतानी है। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की संयोजकता कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। अब 7 परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन भी 7 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 7 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। और संयोजकता क्या हो जाएगी, अब देखिए 2 और 5, आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 8 पूरे करने के लिए क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन से डील कर रहा है, ये 3 से डील कर रहा है ना, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। यानी 8 में से 5 घटा दो आप, तो संयोजकता कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। 4 या 4 से ऊपर अगर आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटा दो तो संयोजकता निकल आती है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17। 17 है तो देखिए 2, 8 और 7 इतने इलेक्ट्रॉन है। आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 8 में से 7 घटा दीजिए, 1। तो संयोजकता कितनी आ गई, 1। यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। 2, 8, 7 है ना, तो अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी संयोजकता 1 हो गई। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक का युग्म बनाता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो है वो तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। अब देखिए, इसमें भी 17 है परमाणु क्रमांक और इसमें भी 17 है, लेकिन परमाणु भार जो है वो अलग अलग है। तो लेकिन ये दोनों जो है क्या बना रहे हैं, ये दोनों समस्थानिक का युग्म जो है बना रहे हैं। तो 35x और 37x ये दोनों जो है परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है क्या है, इनकी भिन्न भिन्न है,
ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे दी गई गतिविधियों में किन गतिविधियों में कार्य किया गया है स्पष्ट कीजिए। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। अब जब एक इंजन जो है वो ट्रेन को खींच रहा है तो क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है और बल के साथ साथ यानी कार्य कब होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। कार्य कब होता है, जब बल लगाया जाए और उस बल के कारण उस वस्तु की जो गति है जो उसके अंदर क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए, तो उन दोनों के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। यानी अगर बल लगाओगे तो वस्तु के अंदर विस्थापन होना ज़रूरी है। तो ट्रेन को खींचा जा रहा है तो ट्रेन जो है इंजन के साथ ट्रेन जा रही है, उसके डिब्बे जा रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, इसके अंदर कार्य हो रहा है। क्लियर। उसके बाद है कपड़े धूप में सूख रहे हैं। अब कपड़े जो है क्या हो रहे हैं, कपड़े धूप में सूख रहे हैं, लेकिन कपड़े जो सूर्य से उसको ऊर्जा मिल रही है उसकी वजह से उसके अंदर विस्थापन नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह से वहाँ से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं रहे हैं, इसलिए इसके अंदर कार्य नहीं हो रहा है। एक नाव पवन ऊर्जा के कारण चल रही है, तो बिल्कुल ऊर्जा के कारण उसके अंदर विस्थापन हो रहा है, तो ये जो है इसमें कार्य हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका जो है देखेंगे आंसर यहाँ से। तो एक इंजन ट्रेन को खींचने के लिए बल लगाता है जिससे ट्रेन बल की दिशा में स्थानांतरित होती है, इसीलिए इंजन द्वारा ट्रेन पर कार्य किया जाता है। कपड़े सूर्य ऊर्जा की उपस्थिति में नहीं हिलते, इसलिए कार्य नहीं होता। पवन ऊर्जा नौका को आगे बढ़ाने के लिए बल लगाती है जिससे नौका बल की दिशा में स्थानांतरित होती है, इसलिए पवन द्वारा नौका पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित दी गई जो है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्वनि तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग क्यों कहा जाता है। ध्वनि तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कण जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे विस्थापित नहीं होते हैं। इसमें एक कण अपनी ऊर्जा जो है दूसरे को देगा, दूसरा अगले को देगा, ठीक है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है जिसकी वजह से इसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। देखिए, माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, इसलिए इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षणिक गुण आपको अंधेरे कमरे में दूसरे के साथ बैठते समय आपने मित्र की उसकी आवाज़ को पहचानने में मदद करता है, तो वो क्या होता है, गुणता होता है। बादलों में तड़ित और गड़गड़ाहट एक साथ उत्पन्न होती है, लेकिन तड़ित दिखने के कुछ सेकंड बाद ही गड़गड़ाहट सुनाई देती है, क्योंकि जो ध्वनि की चाल है वो कम होती है एज कंपेयर टू प्रकाश की चाल से, इसीलिए प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें जो है जो चमक है वो जब पहले दिखाई देती है, जबकि गड़गड़ाहट बाद में दिखाई देती है। तो यहाँ से देख लेंगे ध्वनि की विशेषता गुणवत्ता या टिम्बर होती है और प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक होती है, तो ये कारण हो जाएगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक कार का वेग समय ग्राफ को एक चित्र के रूप में दिखाया गया है। तो ये चित्र के रूप में दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हो ग्राफ कुछ इस तरह से है, उसके बाद ऐसे है और फिर ऐसे है। क्लियर। अब इसमें देखिए, पता लगाइए कि कार पहले 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। तो आपको बताना है 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए हम देख लेते हैं, इसमें 4 सेकंड कहाँ पर हैं, यहाँ से यहाँ, ये 4 सेकंड हो गए इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे ये इसका जो है आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ये कितना है 4। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना है 6, ये जो है ये 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आप देख सकते हो इसका आंसर यहाँ से तो ये आ जाएगा 12 वर्ग मीटर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है, ग्राफ का कौन सा भाग कार की त्वरित दिशा को दिखाता है। त्वरित दिशा कौन सी है, त्वरित दिशा जो है ये है, जब जब इसकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं त्वरित दिशा। तो ये क्या हो जाएगा, बी जो है यहाँ से ए बी, ठीक है, ए बी, ये ए है ये बी है, तो ए बी जो है इसकी त्वरित दिशा को गति को दिखा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ का कौन सा भाग कार के शून्य त्वरण को दर्शाता है। तो शून्य त्वरण क्या है, शून्य त्वरण जो है बी से लेकर सी तक, ये क्या है, शून्य त्वरण है, बी सी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है
केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए दिया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको करेंगे। गति और वेग के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो गति और वेग के बीच क्या अंतर है, तो यहाँ से करेंगे। गति क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्रति इकाई समय होती है, जबकि वेग जो है किसी वस्तु का विस्थापन प्रति इकाई समय होता है। वेग में हम विस्थापन लेते हैं और गति में हम जो है उसकी दूरी लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण जो है उसकी औसत चाल के बराबर होता है। तो उसकी औसत वेग कब बराबर होता है, जब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके विस्थापन के बराबर हो, तो औसत वेग का परिमाण औसत गति के बराबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर क्या मापता है। तो ऑटोमोबाइल में जो ओडोमीटर है वो दूरी मापता है। क्या मापता है, दूरी, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन है, खंड ग दिया गया है, निम्नलिखित के उत्तर देने हैं। तो पानी, हाइड्रोजन, मीथेन और चीनी में कौन सा तत्व है, तो बताइए, इसमें आप बताइए कौन सा तत्व है। ठीक है, तो इसमें तत्व कौन सा होगा, इसमें हाइड्रोजन तत्व होगा, बाकी पानी, मीथेन, चीनी ये सब यौगिक हैं। तांबा, ऑक्सीजन, नमक, लोहा में कौन सा यौगिक है। तांबा तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, लोहा तत्व है, नमक जो है हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला है, इसमें समांगी और विषमांगी में आपको अंतर बताना है। तो रेत और नमक क्या हो जाएंगे, विषमांगी। तेल में पानी, विषमांगी। पानी में चीनी, समांगी। अल्कोहल में पानी, समांगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नमक का विलयन, चीनी का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च का विलयन, इनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा। तो इनमें नमक का नहीं दिखाएगा, ये समांगी हो गया, ये भी समांगी। कॉपर सल्फेट का भी ये जो है बिल्कुल समांगी हो जाता है। ठीक है, इसमें जो दिखाएगा वो स्टार्च का विलयन दिखाता है टिंडल प्रभाव। तो ये जो है आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको एक बार देख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। क्लियर है, समझा दिया है मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में और में दिया गया है, अथवा में विलयन में विभिन्न घटक क्या होते हैं। तो विलयन में जो है विलेय और विलायक दो घटक होते हैं, उचित उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो विलयन में नमक और पानी के मिश्रण में नमक जो है घोल और विलायक, मतलब विलेय कह सकते हो, घोल को आप विलेय और विलायक। विलेय होता है जो कम मात्रा में होता है और विलायक होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो नमक और पानी का मिश्रण है, तो नमक इसके अंदर विलेय है और पानी क्या है, विलायक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विलयन के 3 गुण लिखिए जो इन्हें कोलॉइडल से अलग होते हैं, भिन्न करते हैं। तो विलयन के 3 गुण कौन से हैं। एक तो इनका कणों का आकार बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, ये समांगी मिश्रण होते हैं। तो ये 3 ऐसे गुण हैं जो कि इनको कोलाइडल से अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है। यह केवल कुछ पदार्थों को प्रवेश करने देती है और कुछ अन्य पदार्थों के आवागमन पर को रोक देती है। नेक्स्ट देखिए, CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते जाते हैं, आपको स्पष्ट करना है। तो CO2 जो है विसरण के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और पानी जो है वो परासरण के द्वारा अंदर बाहर आता जाता रहता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है। 2 एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण दीजिए। तो एक कोशिकीय जीव कौन से हो जाएंगे, अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। तो यहाँ से आपका आंसर ये हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 35 में अथवा में दिया गया है, उन गुणों को लिखिए जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्न बनाते हैं। कोई भी 3 गुण आपको बताने हैं। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो है इसमें अंतर आप करेंगे। तो देखिए, जंतु कोशिका सामान्यतः आकार में छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होगी, उपस्थित होती है। ठीक है, उसके बाद यदि उपस्थित हो तो रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिका के अंदर क्या होता है, जो रिक्तिकाएं हैं वो बड़ी होती हैं। इसमें प्लास्टिड होते हैं, जबकि जंतु कोशिका के अंदर प्लास्टिड नहीं होते हैं। ये अंतर भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अति परासरण दाबी विलयन का एक कोशिका पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो अति परासरण दाबी अगर विलयन है तो क्या क्या प्रभाव होंगे। इससे कोशिका से पानी का बहिर्गमन होगा और कोशिका क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी, यानी पानी जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये कोशिका क्या करेगी, कोशिका जो है वो सिकुड़ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार को पहचानिए और उसके नाम लिखिए। तो इसमें आंसर में हो जाएगा, आप देखिए सबसे पहले है त्वचा। त्वचा में किस प्रकार का उत्तक है? त्वचा में स्तरित शल्क एपिथीलियम उत्तक होता है। वृक्ष की छाल है तो इसमें कॉर्क या संरक्षक उत्तक रहेगा। हड्डी कौन सा उत्तक है? हड्डी के अंदर संयोजी उत्तक होगा। डी है वृक्क नलिका की अस्तर, तो इसमें घनाभ एपिथीलियम उत्तक रहेगा। ई है संवन बंडल, तो इसमें संवन उत्तक जैसे जाइलम और फ्लोएम रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अथवा में दिया गया है निम्नलिखित के लिए उत्तकों का नाम बताइए। तो शरीर में वसा का भंडारण जो है वो कौन करता है? तो वो जो है वसा उत्तक करता है। क्लियर है? वशीय उत्तक भी कहेंगे इसको, वसा उत्तक भी कह सकते हैं। पौधों में वृद्धि के लिए विभाजित और पुनः विभाजित विभाजित होता है? तो ये विभजो उत्तक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विभजो उत्तक। उसके बाद देखिए, उत्तक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है तो वो क्या होता है? स्नायु होता है। उसके बाद डी है जंतु के शरीर को बाहरी सतह से ढकता है। तो जंतु को बाहरी सतह से ढकता है वो क्या है? वो एपिथेलियम उत्तक है। और गैस, बचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में समन करता है तो वो कौन है? वो जो है रक्त उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खंड ई दिया गया है, केस को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देने हैं। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो मुक्त पतन से गिरते पिंड पर कौन सा बल लगता है? तो मुक्त पतन से गिरते पिंड पर जो है कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुक्त पतन से गिरते 10 किलोग्राम वाले पिंड पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? जबकि जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका निकाल लेंगे। तो देखिए हमें क्या निकालना है? एफ निकालना है। एफ क्या होता है? एम जी। एम कितना है? 10 किलोग्राम। और ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण, वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण परिकलित करना है। यदि उसका द्रव्यमान इतने किलोग्राम है और त्रिज्या जो है वो इतने किलोग्राम है तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो कितना होगा? ये आपको आंसर देना है। सो यहाँ से आंसर करेंगे तो देखिए G = GM/r²। जहाँ से कैपिटल G की वैल्यू हमें पता होती है, कांस्टेंट है। M की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू दी गई है। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 1.63 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, एक पत्थर एक ऊंचाई से गिरता है और 0.5 सेकंड में धरती पर आ जाता है। धरती पर टकराते समय इसकी चाल क्या होगी? तो एक ऊंचाई से गिरता है तो यानी u क्या है? 0 है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? v = u + 80। ठीक हो गया। अब u तो 0 हो गई तो v की वैल्यू क्या है? 80। तो a कितना है हमारे पास? a हमारे पास यहाँ पर जो है g दिया हुआ है ना, तो 10 हो जाएगा। और जो है जो टाइम दिया गया है वो कितना है? 0.5 सेकेंड। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर हमारा यहाँ से 5 सेकेंड आ जाएगा। आंसर हमारा यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर है? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप इसको कर सकते हो। u क्या है हमारे पास? 0। तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, v = u + 80। u 0 हो गया। 80 से हमने क्या किया? 10 × 5 0.5, तो आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, इनको ना तो सर्जित किया जा सकता है ना ही उनका विनाश। इसको क्या कहते हैं? इसको हम परमाणु का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सी विवेचना द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो है परिमाण है? तो इसका आंसर होगा परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तत्व के प्रतीक लिखिए। सोडियम का प्रतीक क्या होगा? Na। और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होगा? H। अगला क्वेश्चन, यदि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को विघटित किया जाए तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होते हैं। तो यह कथन रासायनिक संयोजन के किस नियम को दर्शाता है? तो ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है। ये हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, जब 5 ग्राम कैल्शियम को 2 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 7 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। जब 5 ग्राम कैल्शियम को 20 ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो भी 7 ग्राम ही उत्पन्न होता है। बाकी क्या रहेगा? बाकी जो है अनयूज्ड रह जाएगा। यहाँ कौन सा नियम दिखाया जा रहा है? तो यहाँ पर है स्थिर अनुपात का नियम।
अगला है इसमें सभी उपस्थित तत्वों के नाम आपको बताने हैं। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? N से क्या है? नाइट्रोजन। H से क्या है? हाइड्रोजन। S से क्या है? सल्फर। O से क्या है? ऑक्सीजन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक बार कंप्लीट आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है किस, ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। एन कक्ष की अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता कितनी होती है? तो एन कक्ष की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी होती है? तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। तो k l m और n, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 और 4 पे। तो 2n² है तो 2 × 4 × 4। ठीक है, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, तो 32 आ जाएगा। तो 32 जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो जाएगी। बी पार्ट है k = 2 L 8 M जो है 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व की परमाणु संख्या और संयोजकता लिखिए। तो देखिए k में कितने हो गए? 2 हो गए, L में 8 हो गए और M में 3 हो गए। तो कितने हो गए? 8 और 10 और 3 13। तो तत्व जो है कौन सा है? ये 13 इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। परमाणु संख्या कितनी है? 13, यानी ये एल्यूमिनियम है। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 8 3 है, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 जो है इसकी संयोजकता हो जाएगी। उसके बाद निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है वो आपको लिखना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो सोडियम जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 हैं, तो इसका वितरण हो जाएगा 2 8 1। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही रहेगा। ऑक्सीजन के पास 8 हैं तो 2 और 6 हो जाएगा। पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 8 और 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी आपको और अच्छे से आंसर नोट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, 2 8 1, हीलियम के 2, ऑक्सीजन के 2 6 और पोटेशियम के 2 8 8 और 1 आएगा। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अथवा में दिया गया है इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। परमाणु में धनावेशित केंद्र को नाभिक कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये भी ठीक है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में रहता है, ये भी ठीक है। और परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार जो है वो बहुत छोटा होता है, ये भी ठीक है। तो ये जो चारों ही स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप आप सभी बच्चों को जो पेपर के क्वेश्चंस हैं वो सभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर इस पेपर में कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।